हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है। एस राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। ठीक है, यह 1857 में बना था। साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। ठीक है। हंटर आयोग, ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, भारतीय शिक्षा से संबंधित था। यह 1882 में बना था। कब बना था? 1882 में। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा स्थल है और नदी। देखिए, हड़प्पा यह रावी नदी के तट पे है। इसके उत्खनन कर्ता कौन है? इसके उत्खनन कर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास, राखाल दास। ठीक है, 1922 में। ठीक है। लोथल, लोथल ये भोगवा नदी के तट पे है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? एस आर राव। कौन है? एस आर राव। ठीक है। घग्गर, सॉरी, कालीबंगा, कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पे है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो ये बीबी लाल और बी के थापर। कौन है? बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, तो आपका आंसर 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फारसी। कौन सी थी? फारसी। देखिए, मुगल काल की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के बाद, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसके बाद मुगल काल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बाबर के द्वारा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। आगे चलें, सुमेलित कीजिए। देखिए, जीजाबाई ये शिवाजी की मां थी। समर्थदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देखिए, शिवाजी के समकालीन एक संत थे। कौन थे? संत तुकाराम। संत तुकाराम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान रहते थे। कौन? अष्ट प्रधान। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, डॉक्टर एम ए अंसारी ये मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1925 में। कब?
1925 में। और इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो सूरत, गुजरात में। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा इधर, सी। ठीक है। सातवां, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? देखिए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन नहीं, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, राज्यों से द्वैध शासन खत्म करके। द्विसदनी विधानसभा, विधानमंडल ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ ठीक है। सारा सही है, लेकिन ए गलत है। आगे चलें। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत? माउंटबेटन योजना। कब आई थी ये? 1947 में। क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबल योजना 1945 में। ठीक है। आगे चलें। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल पुस्तक के कौन है? समाचार पत्र के अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है। इनकी एक और पत्रिका है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। महात्मा गांधी की पत्र और पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इनकी है नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है। आगे चलें। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहां से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? तो ये कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये दया नदी के तट पे है, महानदी के तट पे नहीं, ये दया नदी के तट पे है। ठीक है। कोटा चंबल नदी के तट पे, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे, सूरत ताप्ती नदी के तट पे, ये सब सही है, लेकिन भुवनेश्वर दया नदी के तट पे है। ठीक है। आगे चलें। भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? देखिए, भारत का अक्षांशीय फैलाव, जैसे ये इंडिया है अपना, सॉरी, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? जैसे ये अपना भारत हो गया, तो अक्षांशीय फैलाव यहां से, यानी कन्याकुमारी से लेकर के, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, करीब 7000 किलोमीटर है इसकी
लंबाई। ठीक है, आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। कैसी? शिक्षित बेरोजगारी। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अवमूल्यन का मतलब होता है विदेशों किसी दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा की वैल्यू कम कर लेना। किसी दूसरे देशों की तुलना में अपनी घरेलू मुद्रा की वैल्यू को कम कर लेना अवमूल्यन होता है। इससे क्या होता है? इससे निर्यात को प्रोत्साहित होती है। निर्यात क्या होता है? प्रोत्साहित होता है। निर्यात को प्रोत्साहित करना अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे चलो। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं पे। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे चलें। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। ठीक है, अपना देखिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। और हमारा जीएसटी मॉडल कौन से देश पे आधारित है? तो कनाडा के देश पे आधारित है। ठीक है, आगे चलें। भारत में संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? भारत में संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एकल नागरिकता भी ली गई है। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया है? ये मौलिक अधिकार लिया गया है। इससे मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। क्या है? आपातकालीन। ठीक है, आगे चलें। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता लोप हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अभी ऊपर बताया है। भाग 4 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तीसरी किससे संबंधित है? यह शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? तो ये पुलिस अधीक्षक एसपी होता है। कौन होता है? एसपी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज संस्था नहीं है? पंचायत राज संस्था नहीं है। देखिए, पंचायत राज संस्था ग्राम पंचायत है, इसके ऊपर पंचायत समिति आती है, इसके ऊपर जिला परिषद आता है। इन तीनों को 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कानून संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन ये नगर परिषद इसमें नहीं है, ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। किसके? पॉलीग्राफ। पायरोमीटर ये उच्च तापमान मापने के काम आता है। उच्चतम तापमान, ठीक है, उच्चतम तापमान मापने के काम आता है। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था। किसने? बेकुरल ने। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? ये प्रोटॉन का। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की। ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, स्टेपीज होती है। कौन सी? स्टेपीज। स्टेपीज, ठीक है। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन मतलब पवन, ये अयादि संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि संधि का। ठीक है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है? विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होता है। क्या होता है? विलक्षण। विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ये तीनों शब्द एक ही हैं। तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है? विलक्षण। आगे चलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जितेंद्रिय होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। कुल शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन किए। देखिए, कुल का अर्थ क्या होता है? सब। और कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। सब और वंश। ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गंदा पानी उबाल कर पिए, यही सही है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा या प्रदूषित है? गंदा और नहीं, गंदा या प्रदूषित है, या यमुना का पानी प्रदूषित है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 51 पे चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? तो आत्मकथा अपनी बिलीव किसने लॉन्च की है? सुरेश रैना ने। किसने? सुरेश रैना ने। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर। कौन है? पियरे ओलिवियर गैरिचस। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। ठीक है। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भरत सुब्रमण्यम। कौन? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई है हवाई अड्डा। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां स्थान है। इसमें USA नंबर 1 पे है। कौन है? USA। आगे चलते हैं। हाल ही में नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया। किसने? इंडोनेशिया। देखिए, समुद्र के जलस्तर को बढ़ते हुए, समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ रहा है, जिससे यहाँ की जो वर्तमान राजधानी जकार्ता ये खतरे में है। इससे इन्होंने अपनी एक नई राजधानी की घोषणा की है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर।
ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक, ठीक है। आगे चलें। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रतन सेट्टी। कौन है? रतन सेट्टी। 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो ये जिटपोंग्स जुटामस को। किसको? जिटपोंग्स जुटामस को। आगे चलें। नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। किसको? पाकिस्तान को। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा दोंग है। कौन सी? दोंग। आगे चलते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। इनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? ये 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी दिवस, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है। कहाँ? केरल में, ठीक है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का नृत्य है। किसका? असम का लोक नृत्य है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर घराना, ठीक है। आगे चलें। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो ये यूएसए, अमेरिका के हैं टाइगर वुड्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। किससे? ओजोन क्षरण से, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज मैंने डिटेल में नहीं बताया, इसलिए आज डिटेल में मुझे बताना नहीं था, इसलिए मैं फास्ट चला। कल से फिर वही डिटेल में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।